जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 2। और आज से हम अपने सिलेबस का आगाज़ कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस इनसाइट के कंसेप्ट्स हैं, आज से स्टार्ट होंगे। आज के लेक्चर में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी हम अपने जो सिलेबस का जो फाइनेंशियल पोर्शन है उसको पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स होंगे, या यूँ कह लीजिए कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर हमारा वहाँ से होगा स्टार्ट, जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो चैप्टर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्री रेक्विजिट है। ठीक है, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट समझें, फिर उसके बाद हम ये जो चैप्टर है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको रीज़न समझ आ सके कि हमने पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का कंसेप्ट क्यों स्टडी किया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में ओरिएंटेशन में कि सारी की सारी फाइनेंस को हम सम करना चाहें ना, जितने भी हमारा एक समझ लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ओवरऑल, तो उसे हम दो सवालों में हम सम कर सकते हैं। यानी फाइनेंस बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि पैसे कहाँ, बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से कलेक्ट करने हैं और फिर उन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये दो चीज़ों का नाम है। यानी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं सम अप करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें वो क्लब हो जाते हैं। हम पहले, अच्छा मुझे ये बताइए, इन्वेस्टिंग बिजनेस के लिए पहले ज़्यादा है, मैं पहला स्टेप इन्वेस्टिंग का होता है या पहला स्टेप फाइनेंसिंग का होगा? फाइनेंसिंग का होगा। इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से, कि बिजनेस के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, पैसा कहाँ से कलेक्ट करेगा। अच्छा, जो डिसीजन होता है ना उसकी बेस क्या होती है, ये सुन लीजिए। अगर हम बात करें ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, दो बड़ी एक्टिविटीज है ना फाइनेंस में, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टिंग पैसा कहाँ पे लगाना है। पैसा कहाँ से आएगा जब आपने ये डिसीजन करना होता है ना, इसका असूल ये है कि भाई जिस सोर्स से पैसे की कॉस्ट कम से कम होगी, यानी जब हमने चीज खरीदनी होती है ना, हम कहते हैं भाई जहां से सस्ती मिलेगी वहां से खरीदो, और अगर बेचनी है तो हम कहेंगे जहां प्राइस हाई है वहां पे बेचो। तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस है फाइनेंस इकट्ठी करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हमने कौन सी वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, जिस ऑप्शन की कॉस्ट सबसे कम। और ये जहन में रखिएगा, हर ऑप्शन की कॉस्ट होती है, हर फाइनेंस की कॉस्ट। आप बैंक ए के पास चले जाए, बैंक बी के पास चले जाएं, ए की अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बी का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये तो डेट कैपिटल की बात होगी ना। इवन जो आपका इक्विटी कैपिटल होता है, डेट की तो है इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो तो आपको समझ होगी, जो इक्विटी है उसकी भी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होंगी तो हमने क्या फैसला करना है, जिस सोर्स की कॉस्ट सबसे कम होगी वहां से कलेक्शन करनी है फाइनेंस की। और जब इन्वेस्टमेंट वाली साइड में जाएंगे तो फिर वहां पे फैसला किस बेस पे होगा, भाई जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, डिफरेंट ऑप्शन है, तो जिस ऑप्शन में हमारा रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? तो हम फाइनेंसिंग भी है, इन्वेस्टिंग, दोनों हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लॉन्ग टर्म को हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो पहले हम फाइनेंसिंग वाली स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। अच्छा, फाइनेंसिंग में हमारे दो चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर सिखाता है आपको कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या है फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, और एक चैप्टर आपको यह सिखाता है कि हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी होगी। दो चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में। एक चैप्टर क्या बताता है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, दूसरा चैप्टर क्या बताएगा, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि फैसला कर सके कि कौन सी वाली कॉस्ट कम से कम होगी, उस ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। तो जरा मुझे सोच के बताइए, हमें कौन से वाला चैप्टर पहले करना चाहिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला पहले करना चाहिए या कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वाला पहले करना चाहिए? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शाबाश। इसलिए कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में बहुत से कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के यूज होंगे,
तो अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया ना, लगभग 20% के करीब आपका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वाला टॉपिक है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया। क्लियर? अच्छा, एक और चीज अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या प्रीवियस सेशन का स्टडी मटेरियल या बुक यूज कर लीजिए। देखें, अब बहुत से जब भी कोई एजुकेशन स्कीम या सिलेबस चेंज होता है ना, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही चेंज हो जाती है, बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं। लेकिन जब एक है हर सेशन के बाद सिलेबस चेंज होना, उसमें में भी कुछ चीज़ें चेंज हो, में भी ना हो। लेकिन जब एजुकेशन स्कीम आई है ना, नहीं, जब ये स्कीम चेंज होती है, ये लगभग तकरीबन 4-5 साल के बाद चेंज होती है स्कीम। जब ये स्कीम चेंज होती है तो उसमें बहुत सी चेंजेस हैं, इस वजह बहुत सी चेंजेस होती हैं। इस वजह से मेरी जनरल एडवाइस ये है, चूंकि न्यू एजुकेशन स्कीम आई है तो बेहतर है कि हर सब्जेक्ट में आप अगर हो, वैसे तो रेलिवेंट टीचर ही आपको बताएगा, लेकिन बेहतर होता है कि वो आप उस सेशन की न्यू बुक बाय करें, ठीक है, या उसको यूज़ करें। उसी तरह हमारे सिलेबस में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। नो डाउट बहुत से कंसेप्ट्स प्रीवियस बैच के भी है, लेकिन बेहतर यही है कि आप लेटेस्ट मटेरियल यूज़ कीजिएगा। उसके लिए ICAP की बुक भी आप लेटेस्ट यूज़ करेंगे, अगर आपने ICAP की बुक को यूज़ करना है, साथ में हमारे स्टडी नोट्स भी चलेंगे, तो वो भी आप लेटेस्ट वाले ही यूज़ करें तो बेहतर है। आज का लेक्चर आपने जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मटेरियल, उसको अपने पास रजिस्टर में नोट कर लेना ताकि घर जाके रिवीजन कर सके, या ICAP की बुक से रीड करना है आपने, ठीक है। कल आपको क्लास में हम इस चैप्टर के नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और मैंने उसको कंपेयर किया, उसमें कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है, तो वो आपको कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज आपने क्या करना है, या तो ICAP की बुक से जाके पढ़ना है, या फिर जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है मैटर, ये आपने नोट कर लेना है ताकि आप इसको रिवाइज कर सके, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ क्या रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी इसमें वो आपको बताएगा कि पैसा इकट्ठा करना है तो ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। इसमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बेस है ये चैप्टर। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की बेस है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। सबसे पहला कंसेप्ट कहता है, ये जो आप फाइनेंसिंग डिसीजन करते हैं ये किस लिए जरूरी है? फाइनेंसिंग डिसीजन के जो आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, कहां से इकट्ठे करने हैं, ये किस लिए जरूरी है? ताकि आप देख सकें कि कौन से वाला मेथड आपके लिए बेहतरीन है। मैं आपसे वैसे आगे स्टार्ट करने से पहले आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज टेस्ट करता हूं। आपके पास हमेशा दो बड़े सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। दो तरीके से आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं। एक क्या है, इक्विटी या शेयर्स, इक्विटी, और दूसरा क्या है, डेट। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में जब भी बिजनेस करना हो इक्विटी बेहतर है डेट से? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम पूरी फाइनेंस में जो भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो प्योरली फाइनेंस को सामने रख के डिसीजन कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हो सकते हैं हो फाइनेंस में डिसीजन करते हुए, वैल्यूएशन करते हुए, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, लेकिन हमने चूंकि वो सिलेबस की हद तक अपने रहना है, तो फिलहाल हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो फाइनेंस के रूल्स के मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर फर्ज कीजिए हम सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिलीजियस फैक्टर्स को थोड़ी देर के लिए हम जरा साइड पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स को अगर सामने रखते हुए डिसीजन किया जाए, मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में इक्विटी बेहतर है? सोर्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी, शेयर्स के जरिए से पैसे इकट्ठे करके बिजनेस करना वो बेहतर है, शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में डेट के जरिए से बिजनेस करना बेहतर है, शाबाश। अच्छा, मुझे कोई एक रीजन बताइए, इक्विटी के जरिए से बिजनेस करना क्यों बेहतर है? हाँ, शाबाश, इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो जाती है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि लाजमी हर साल आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी कोई इनकम वगैरह, कोई रेंटल, कोई रिटर्न आपने पे नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट कहते हैं कि डेट बेहतर है, वो मुझे बताइए कोई एक रीजन कि क्यों डेट क्यों बेहतर है? शाबाश, ओनरशिप आपके पास रहती है। जब आप लोन लेते हैं किसी से, जब शेयर के जरिए से पैसे इकट्ठे करते हैं, फाइनेंस इकट्ठे करते हैं, तो आपको बदले में ओनरशिप स्टेक ट्रांसफर करना पड़ता है, आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि दूसरा भी मालिक बन गया। लेकिन डेट में ऐसा नहीं होता। जिस पर्सन से आप लोन लेते हैं, नॉर्मली बैंक से आप लोन लेते हैं, तो उसको आपने के बिजनेस के ऑपरेशन से
कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ किस चीज़ से कंसर्न है, भाई मुझे टाइम पे इंटरेस्ट मिल पाएगा कि नहीं, और मुझे जो टाइम के ऊपर जो एग्री हुआ टाइम उसके ऊपर लोन की रीपेमेंट हो पाएगी कि नहीं। वो बिजनेस का मालिक नहीं बनता। तो अपने प्लस अपने माइनस है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में हाइब्रिड मॉडल ज्यादा बेहतर है, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो और कुछ इन्वेस्टमेंट डेट के जरिए से हो? शाबाश, बिल्कुल यही हम स्टडी करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंशियली क्या बेहतर है। क्या उसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उसे डेट में इन्वेस्टमेंट करनी, डेट के जरिए से पैसे कलेक्ट करने चाहिए, या उसे दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ डेट और कुछ इक्विटी। और अगर मिक्सचर की तरफ जाना है, अमूमी तौर पे प्रैक्टिस में मिक्सचर चलता है, मिक्सचर की तरफ जाना है दोनों का, तो उसमें कितने % डेट होना चाहिए और कितने % इक्विटी, इसको हमने कैलकुलेट करके सीखना है। तो जो पहले हमें बता रहा है वो ये कि जो आपने डिसीजन करने हैं उसका मकसद क्या है कि एक एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फाइनेंस में याद रखिएगा, अकाउंटिंग में कैपिटल से मुराद आप सिर्फ वही अमाउंट लेते हैं जो कि ओनर ने इन्वेस्ट की होती है, लेकिन फाइनेंस में हम कैपिटल से मुराद हर वो पैसा लेते हैं जो कि ओनर ने या इवन थर्ड पार्टीज ने इन्वेस्ट किया हो। ये याद रखिएगा, फाइनेंस में कैपिटल से मतलब क्या है? हर वो पैसा जो कि ओनर ने या इवन थर्ड पार्टी ने इन्वेस्ट किया। तो बात बात एक टर्म आपको मिलेगी डेट कैपिटल। अगर ये टर्म आपको सुनने को मिले तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या चीज है, ये डेट भी है और ये कैपिटल भी है। तो असल में वो क्या होगा? वो डेट है। ठीक है, डेट कैपिटल होती है बात बात। इक्विटी शेयर कैपिटल की टर्म तो आपने सुनी होगी, इक्विटी। सम टाइम में एक और टर्म यूज होते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स डिटेल में है ये हम बाद में हमने डिस्कस करनी है। फिलहाल ध्यान में रखिएगा, फाइनेंस के अंदर वर्ड कैपिटल हर तरह की फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, चाहे वो ओनर की तरफ से हो, चाहे वो लैंडर्स की तरफ से हो जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया है। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सीखना क्यों जरूरी है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म नीड्स को बैलेंस कर सके। यानी ये जो चैप्टर टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं और हमें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस अडॉप्ट करना चाहिए, ये क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं? पहला, ताकि हमें पता चले हमारा एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें कॉस्ट कम से कम है? मोस्ट एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, वो से पता चलेगा हमें। फिर इसके बाद हमने बैलेंस रखना है शॉर्ट टर्म नीड्स को और लॉन्ग टर्म नीड्स को। बिजनेस को पैसा शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म नीड्स कौन सी होती हैं? जैसे करंट लायबिलिटीज को पे करना है। लॉन्ग टर्म नीड्स कौन सी होती हैं? फिक्स एसेट्स बाय करना है। ठीक है, अब फाइनेंस का एक और रूल है, वो क्या है? अगर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म लोन उठाओ, अगर लॉन्ग टर्म नीड के लिए पैसा चाहिए तो क्या बेहतर है? लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे इकट्ठे करो। ठीक है, तो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बैलेंस करके चलना है। इस बैलेंस का फायदा क्या होगा? हमेशा आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मौजूद रहेगा, कुछ ना कुछ पैसे बिजनेस में मौजूद रहेंगे। ठीक है, और बैलेंस हो सकेगा इक्विटी में और डेट में इन लॉन्ग टर्म। ये एक बेनिफिट, हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को स्टडी करने का। क्या? कि आपका डेट और इक्विटी में बैलेंस रहेगा। याद रखिए, बिजनेस में ना तो टू मच डेट होना चाहिए और ना ही टू मच इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है हमारे? इक्विटी और डेट। अच्छा, आगे चलने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कॉस्ट ऑफ डेट के हवाले से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से रिलेट करते हैं। क्या डेट की एक कॉस्ट होती है? डेट की एक कॉस्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस को कॉस्ट पे करना पड़ती है, ऐसा ही है। वो कॉस्ट क्या होती है भला? इंटरेस्ट, शाबाश, जो वो पे करता है। क्लियर? तो डेट की एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना है। डिसाइडेड? आगे चलते हैं। क्या इक्विटी की या शेयर्स की कोई कॉस्ट है?
अगर कंपनी शेयर कैपिटल इशू करता है, क्या इसकी कोई कॉस्ट होती है? इसकी भी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट क्या है? वो डिविडेंड। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या होगी? वो डिविडेंड। यहां पे एक कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, क्या कॉस्ट वो डिविडेंड है जो कि पे कर दिया है, या कॉस्ट, शेयर की कॉस्ट वो डिविडेंड है जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे मिलेगा? हाँ, ये अहम चीज है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे मिलेगा। इसलिए कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 10% डिविडेंड मिलना चाहिए, आपने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, तो क्या आप ये कहेंगे सर मेरी जो शेयर की कॉस्ट है वो जीरो है क्योंकि मैंने कोई डिविडेंड पे ही नहीं किया? नहीं, कॉस्ट वो नहीं है जो आपने पे किया। कॉस्ट क्या है? जो कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है। ये सूल ज़हन में रखिएगा। इसलिए कि अगर शेयर होल्डर को अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिविडेंड नहीं मिलता ना, वो क्या करेगा? आपकी कंपनी के शेयर बेच देगा और निकल जाएगा। आप फर्दर अपनी कंपनी का मजीद कैपिटल इकट्ठा जरूरत के वक्त में मजीद फाइनेंस रेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए याद रखिएगा, पहला बड़ा असूल आपको बताया, पहला बड़ा लेसन इस चैप्टर का, वो क्या कि हमारे मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो हैं, डेट और इक्विटी। डेट की तो कॉस्ट होती ही होती है, इक्विटी की भी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट कौन सी है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ये लिख लीजिए, ये मेन कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है। शाबाश, लिख ले भाई, रजिस्टर निकाल ले जी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के बारे में। डेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर 2 या 3 लेक्चर हमारे लगेंगे। आज इक्विटी से क्या मुराद है? वो इन्वेस्टमेंट, वो फंडिंग जो कि ओनर्स ऑफ द बिजनेस ने की है, और ये नॉर्मली क्या होते हैं? शेयर्स। शाबाश, ठीक है। तो इक्विटी में कह रहे हैं ये फंड्स फ्रॉम ओनर है, और जिसके पास इक्विटी होती है उसके पास कंपनी का कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे होता है? शेयर्स हैं, शेयर पे वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, आप शेयर्स में पार्टिसिपेट, जब आपके पास शेयर्स हैं, आप कंपनी के जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसीजंस होंगे उनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस। ये आपके लिए फीचर्स समझना जरूरी है। ये आगे डिफरेंट कंसेप्ट्स में भी यूज होंगे और कैलकुलेशन में भी यूज होंगे। पहला, रिटर्न। ठीक है, जिस पर्सन के पास शेयर्स हैं उसको रिटर्न में क्या मिलता है, बदले में क्या मिलता है? 2 चीजों का फायदा होता है। वो क्या होता है? एक, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी शेयर की प्राइस में इजाफा, और दूसरा क्या है? एनुअल डिविडेंड। ये 2 चीज। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्ज कीजिए अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फिजिकली कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उसको रेंट पे देते हैं, उस प्रॉपर्टी से आप 2 तरह के फायदे उठा सकते हैं। नंबर 1, पीरियोडिक रेंट, आपको एनुअल रेंट मिलेगा। फाइनेंस प्रैक्टिकली वैसे मंथली होता है, लेकिन याद रखें फाइनेंस में सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे कैश फ्लोज एनुअल होंगे। इसलिए कि अगर कोई 5 साल का प्रोजेक्ट है ना, और आप कहें नहीं सर एक्चुअली तो मंथली रेंट मिलता है, तो मैं तो हर महीने की कैलकुलेशन अलग अलग करूंगा, तो 5 साल के प्रोजेक्ट की आपको 60 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 12×60। तो सिंप्लिसिटी के लिए फाइनेंस में जूम किया जाता है कि आपके अक्सर कैश फ्लोज क्या होंगे? एनुअल होंगे। तो बजाय ये कि आप ये कहेंगे जी हर महीने 10,000 रेंट मिलेगा, आप ये कहते हैं कि 1 साल का रेंट 120,000 है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो जब आप रेंट पे देते हैं किसी को प्रॉपर्टी, तो आपको जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपको उस प्रॉपर्टी से 2 तरह का फायदा होगा। एक, एनुअल रेंट आपको मिलेगा, और दूसरा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होगा? उस प्रॉपर्टी की प्राइस में जो इजाफा हो रहा है। तो जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो आपको उस शेयर से 2 तरह का फायदा होता है। नंबर 1, एनुअली डिविडेंड, अगर कंपनी अनाउंस करी आपको डिविडेंड मिलेगा, और नंबर 2, आपको शेयर की जो प्राइस में इंक्रीज है वो आपका बेनिफिट है। ये 2 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो किसके इक्वल होगी? 2 चीजों के। नंबर 1, जो उसमें बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, किन 2 चीजों के बराबर होगा?
कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा एनुअल डिविडेंड। ठीक है, वो अमूमी तौर पे जो प्रैक्टिकली अगेन वही प्रैक्टिकली वो एक से ज्यादा दफा भी कंपनी पे कर सकती है, जिसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में वो क्या होगा, सिंपलिसिटी के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि साल में एक ही दफा डिविडेंड पे किया जाता है। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मुझे बताइए, क्या डेट की तो मुझे समझ आती है, मैंने लोन लिया और मैंने पीरियोडिकली इंटरेस्ट, हर साल इंटरेस्ट पे करना है, डेट की समझ आती है। क्या इक्विटी की भी कॉस्ट होती है? बिल्कुल, इक्विटी की कॉस्ट है। क्या कॉस्ट होती है? एक्सपेक्टेड। अब फर्ज कीजिए मैं इन भाईजान से ये कहता हूं मेरे बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप हिस्सेदार बनिए, ठीक है, मैं अपना 20% शेयर्स आपको बेचता हूं, आप भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। जब ये शेयर होल्डर बनेंगे तो क्या इनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि इनको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए? बिल्कुल। और मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि मैंने इनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। अगर मैंने इनकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया तो ये मेरे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई और शेयर होल्डर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो याद रखिए, शेयर्स की भी एक कॉस्ट होती है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्लियर? ये जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, अब एक रूल याद रखिए, ये फाइनेंस के जो 3-4 सबसे बड़े रूल है उनमें से एक रूल है, इसको यहां पे लिख लीजिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ऐसा ही है ना, जिस बिजनेस में रिस्क हाई होगा वहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, हमें रिटर्न भी ज्यादा मिले। और जिस बिजनेस में रिस्क फर्ज कीजिए लो है तो वहां पे आपको रिटर्न यानी प्रॉफिट मिलेगा, वो भी लो होगा। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न ये ज़हन में रखना है। आप मुझे ये बताइए, आप एक कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, आप उस कंपनी को लोन देते हैं, किस में आपके लिए रिस्क हाई है? शेयर्स खरीदने में रिस्क हाई है या लोन में रिस्क हाई? शेयर्स खरीदने में रिस्क हाई है। क्यों रिस्क हाई क्यों है? क्योंकि लोन में आपको पता है, एक तो आपको अपनी अमाउंट, कंपनी डूब भी गई ना, आपको अपनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी, और दूसरा इंटरेस्ट हर साल लाजमी पे होना है, डिविडेंड हर साल पे होना लाजमी नहीं है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो पे होना ही होना है। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो जो डेट होल्डर्स हैं उनका लो रिस्क है, और जो इक्विटी होल्डर है उनका हाई रिस्क। इक्विटी होल्डर का हाई रिस्क क्यों है? डिफॉल्ट कर सकते हो, पता नहीं डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे बताइए, क्या डेट होल्डर्स ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, या इक्विटी होल्डर्स? इक्विटी होल्डर्स। किस वजह से? रिस्क हाई होता है। दो रीजन होती हैं, इक्विटी का रिस्क, इक्विटी का रिटर्न हाई है, इसकी कितनी रीजन है? दो रीजन। पहली रीजन यह है कि इक्विटी में रिस्क हाई है एज कंपेयर टू डेट, ये बात आपने समझ ली। दूसरी बात समझिएगा जरा, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है ना, तो इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे शो करवाया जा सकता है। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट उस एक्सपेंस की वजह से कम हो जाएगा, और आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी कम हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं? लेकिन अगर आप शेयर्स पे डिविडेंड पे करते हैं तो डिविडेंड पे क्या आपका एक्सपेंसेस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? नहीं आता। क्या उसके ऊपर आपको कोई टैक्स वालों की तरफ से डिडक्शन मिलेगी कि ये आपने पेमेंट की है, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट में से इसको लेस कर देते हैं, रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स दें? क्या कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो याद रखें, इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो एक एक्सपेंस नहीं है। और चूंकि डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई कम, और जो डिविडेंड पे करते हैं शेयर पे उसकी कॉस्ट क्या हो गई? ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिला। टैक्स बेनिफिट का लफ्ज समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आपको टैक्स कम पे करना, अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, डिडक्शन अलाउड होगी। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर, दो रीजंस की वजह से। पहली रीजन क्या है? रिस्क हाई। दूसरी रीजन क्या है? टैक्स डिडक्टेबिलिटी। ये दो रीजन लिखते हैं, लिख लें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज टू रीजन। पहली रीजन क्या? देयर इज हाई रिस्क इन इक्विटी,
कि डिफॉल्ट हो गया तो पैसे कुछ नहीं मिलेंगे, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए ना, तो डेट फिर भी पे होता है, लेकिन शेयर होल्डर को पैसे मिले ये जरूरी नहीं। तो पहला हाई रिस्क, पहला कॉस्ट हाई है, उसकी रीजन क्या है? इक्विटी इज रिस्की, मोर रिस्की। और दूसरी रीजन क्या है? टैक्स डिडक्टिबिलिटी। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई है कॉस्ट ऑफ डेट की निस्बत। यहां तक बात समझ आती है? चलिए चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछना पूछिए। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर की तरफ अभी मैं उसकी तरफ नहीं आया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हमने डिस्कस करना है, इरिडीमेबल भी डिस्कस करना है, उनके कैश फ्लोज भी डिस्कस करने हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं फिलहाल आपको शेयर्स और डेट्स के ऊपर कंपैरिजन करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद शेयर्स की तरफ भी आएंगे। अच्छा हाँ जी, ये अकाउंटिंग में भी गालिबन ऐसे है कि आपको जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी टैक्स डिडक्शन अलाउड होती है। आप ये बता रहे हैं? हाँ जी, अगर वो प्रेफरेंस शेयर की टैक्स डिडक्शन अलाउड है तो फिर ठीक है, उसके ऊपर हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन याद रखिए अमूमी तौर पे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर जनरल हम शेयर्स की बात करें तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन अलाउड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर शेयर कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस? ऑर्डिनरी शेयर। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या है? डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जब भी आप न्यू शेयर इशू करते हैं आप अपना कंट्रोल दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को ओनर बना रहे हैं। मेरे पास बिजनेस के अगर 100% शेयर्स हैं, अगर फर्दर शेयर किसी और पार्टी को इशू किए जाए तो मैं 100% का ओनर नहीं रहूंगा, मेरे ओनरशिप परसेंटेज कम हो जाएगी, इसे कहते हैं डिल्यूट होना। तो जब आप फर्दर शेयर इशू करते हैं तो आपका कंट्रोल डिल्यूट हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रोल आप दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। फिर इशू कॉस्ट हाई है। शेयर्स को जब आप इशू करते हैं इसकी कॉस्ट हाई है, क्योंकि इसके लिए लीगल प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना है, उसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। उस प्रोस्पेक्टस को आपको स्टॉक एक्सचेंज से क्लियर करवाना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से आप उसको पब्लिश करते हैं, लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व होते हैं। ये अच्छी खासी लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से, टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो शेयर को इशू करना ज्यादा मुश्किल है डेट की निस्बत, ठीक है। शेयर इशू करने के लिए आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी अगर आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आपने डेट के जरिए से कलेक्शन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या स्टेप होते हैं? मैंने एक बैंक से डेट लेना है, क्या करूंगा मैं? हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक को अपनी एप्लीकेशन देंगे, बैंक हमसे कुछ चीजें डिमांड करेगा, डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, लोन अप्रूव हो जाएगा। तो लोन लेना कंपैरेटिवली आसान है। इक्विटी फाइनेंसिंग आपने अगर करवानी हो उसके लिए आपको फिर अच्छी खासी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, प्रीएम्प्टिव राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? ठीक है, देखिए एक मिलता जुलता राइट है वो हमारे प्रॉपर्टी डीलिंग में होता है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, याद रखें सबसे पहला हक आपके नेबर्स का है। इवन ऐसी लीगल एग्जांपल मौजूद है, अगर आप नेबर इंटरेस्टेड है बाय करने में, आप उनकी बजाय उनसे पूछे बगैर किसी आउटसाइड पार्टी को सेल करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को भी नल एंड वाइड करार दिला सकते हैं, क्योंकि पहला लॉ भी ये एक्सेप्ट करता है कि पहला राइट किसका होता है? आपके नेबर्स का। उसी तरीके से अगर एक कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, जरा मुझे बताइए, अगर ऑलरेडी कंपनी ने 100 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं, फर्दर 20 मिलियन शेयर इशू करने हैं, बताइए क्या वो आउटसाइड पार्टी को डायरेक्ट ऑफर करेंगे? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछिए आपने शेयर बाय करने हैं कि नहीं। इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर, कि जब कभी न्यू शेयर इशू किए जाते हैं सबसे पहले क्या किया जाए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाए, ठीक है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है ना, फर्स्ट टाइम, इसे कहते हैं इनिशियल, किसी हद तक कह सकते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन जब ऑलरेडी शेयर इशू कर ली है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करने हैं, इसको हम कहते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं? राइट इशू का मतलब क्या है? ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए थे, मजीद शेयर इशू किए हैं, ये है राइट इशू। इसको राइट इशू पता है क्यों बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट की वजह से, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब कभी आपने सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करने, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है कि पहले उनको शेयर्स मिले,
उनको ऑफर किए जाएं, वो अगर रिफ्यूज करते हैं फिर आप थर्ड पार्टी के पास जाएं। इस प्रीएम्प्टिव राइट की वजह से इसको राइट इशू कहते हैं। राइट इशू के साथ एक और इशू होता है, आपने सुना होगा अकाउंटिंग में, बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? क्या आपने शेयर इशू किए फ्री में? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी को, अजीब बात, कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन पैसा उसके पास कोई नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या, क्यों मुमकिन है? कैसे ऐसे होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है। मुझे बताया सादा तरीन आसान अल्फाज में। अब एक बंदे ने पूछा, भैया प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के लग रहा है, लेकिन कैश कुछ भी नहीं है, कैसे मुमकिन है ये? हाँ, क्योंकि आपने नॉन कैश आइटम में इन्वेस्टमेंट कर लिया। आपने हो सकता है हैवी फिक्स्ड बाई कर लियो। ऐसी सिचुएशन में अगर वो जो इन्वेस्टर है वो आपसे डिमांड करे, भाई मेरे को कुछ दो तो सही ना, प्रॉफिट कमाया तुमने तो मुझे कुछ ना कुछ मिले तो सही, हमारे पास कैश नहीं है, प्रॉफिट है कैश नहीं है, फिर क्या करते हैं? फिर हम इन्वेस्टर को मजीद शेयर इशू कर देते हैं। उसे कहते हैं भाई ऐसा करो, ये शेयर पकड़ो, ये तुम्हें हमने बोनस दिए, बोनस का मतलब फ्री में दिए, स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, इनको बेचो और पैसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारा डिविडेंड है। जब हम शेयर्स को कैश नहीं होता ना, अगर तो कैश हो तो फिर कैश डिविडेंड पे किया जाता है, अगर कैश मौजूद नहीं है तो फिर क्या किया जाता है? शेयर्स की शक्ल में डिविडेंड दिया जाता है। इसे कहते हैं बोनस इशू। बोनस इशू में याद रखिएगा, कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। राइट इशू में पैसे मिलते हैं, राइट इशू में कंपनी को पैसे मिलते हैं, लेकिन जब कंपनी बोनस इशू करती है, बोनस इशू ऑफ शेयर्स में कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो प्रीएम्प्टिव राइट। अब मुझे ये बताइए, क्या फीचर्स आपको समझ आ गए हैं सारे इक्विटी फाइनेंस के? जरा क्विकली रिकैप करते हैं। कोर सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने सिर्फ जो अहम चीज पढ़ी ना अभी तक के, मैं लेक्चर को क्विकली रिकैप कर रहा हूं, दो चीजें पढ़ी हैं सिर्फ। पहली चीज ये पढ़ी है कि वर्किंग कैपिटल, जो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है कि हमें इक्विटी और डेट में बैलेंस करना सिखाएगा ये टॉपिक। और हमने जो चीज सीखी वो ये कि जो बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो कौन से हैं? 2, एक डेट और दूसरा इक्विटी। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया फीचर इक्विटी फाइनेंस। आज के लेक्चर में हम इक्विटी पढ़ेंगे, आने वाले कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? डेट। डेट लेंथी टॉपिक है, वो 2-3 लेक्चर चलेगा। इक्विटी के फीचर्स क्या है? नंबर 1, जो इसका रिटर्न मिलता है वो 2 शक्लों में हमारे पास मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में चलेंगे ना हम, उसमें आज देखा जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी इशू की गई है तो उसमें 2 तरह के रिटर्न होंगे। जब हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे 2 चीजों को सामने रखना है। पहली चीज क्या है? डिविडेंड, जो हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा, और दूसरी चीज क्या है? कैपिटल गेन। ठीक है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की, जब मैं एनालिसिस कर रहा था, कुछ कंपनीज ऐसी थी जो रेगुलरली डिविडेंड पे कर रहे थे, उनमें से एक कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी सेलेक्ट की जिसने पिछले कई सालों से कोई डिविडेंड पे नहीं किया था। बताइए, जिस कंपनी ने पिछले कई सालों से डिविडेंड पे नहीं किया, मैंने उस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे? क्योंकि उसका कैपिटल गेन बहुत ज्यादा हो रहा था, उसकी शेयर प्राइस बढ़ रहे थे। तो मुझे अंदाजा था कि इसका डिविडेंड ना भी मिला ना, जब मुझे जरूरत हुई पैसों की, मैंने इसको सेल कर दूंगा, मुझे हाई प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स है। और क्या फीचर है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी नॉर्मली ज्यादा होती है अदर फाइनेंस कॉस्ट ऑफ डेट की निस्बत। किस वजह से? 2 रीजन की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर है कॉस्ट ऑफ डेट से। किन रीजन की वजह? 2। पहली रीजन क्या है? रिस्क ज्यादा है। दूसरी रीजन क्या है? टैक्स डिडक्टिबिलिटी की वजह से। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। और दूसरा, इसमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है तो इन्वेस्टर कहता है भाई ये ना मैं पैसे लगाऊं और डूब जाऊं। अगर मैंने उधार दिया ना, कंपनी डूब भी गई, पैसे वापस मिलते हैं। लेकिन अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, कंपनी डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, पैसे वापस आपको कोई नहीं मिलने। कुछ थोड़े बहुत हुए आपको तो मिल जाएंगे डेट्स पे करने के लिए, वरना नहीं मिलने। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, जब आप शेयर इशू करते हैं आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब रिड्यूस हो जाता है। इशू कास्ट हाई है लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से। और प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट वाला कंसेप्ट समझ आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर की कितनी टाइप्स हैं? शेयर्स की 2 बड़ी टाइप्स हैं। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैं अगर आपसे पूछूं ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, आपने पहले इससे पहले कहीं पढ़ा है? किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है? एफएआर में दोनों फर्क पड़ा हुआ है। तो जरा मुझे बताइए ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको डिविडेंड, किस में डिविडेंड फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है और ऑर्डिनरी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता। शाबाश। अच्छा, किस में वोटिंग राइट्स होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर में वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स नहीं होते। शाबाश। ऑर्डिनरी शेयर वाले
रियल ओनर हैं, ठीक है, इनको जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो मिलता है, और ऑर्डिनरी शेयर रिडीमेबल नहीं होते। रिडीमेबल का मतलब क्या है? रिडीमेबल को नोट कर लीजिए, ये बार बार आएगा हमारे टॉपिक में। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रिटर्नेबल। रिटर्नेबल, अगर मैं किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदता हूं और कुछ अरसे के बाद कंपनी कहती है 5 साल बाद वापस आना और ये शेयर हमें दे देना, हमसे पैसे ले जाना, तो ये शेयर्स क्या हुए? रिडीमेबल। और अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं और कंपनी कहती है भाईजान अब आप क़यामत हमारे पास ना आना शेयर लेके, हम इस शेयर को वापस नहीं करेंगे, इन शेयर की वापसी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल शेयर। अच्छा, अगर मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे जो कि इरिडीमेबल, ऑर्डिनरी शेयर आपको पता है नॉर्मली क्या होते हैं? इरिडीमेबल, और प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली क्या होता है? रिडीमेबल। अगर मैंने कंपनी से इरिडीमेबल शेयर खरीदे और मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, क्या मैं कंपनी को जाके वापस दे सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा? मैं बेचूंगा, आगे किसी और इन्वेस्टर को ढूंढूंगा, उसको सेल करूंगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या फर्क आया? पहला, ऑर्डिनरी शेयर रियल ओनर है, प्रेफरेंस शेयर का रोल ऐसा होता है जैसे कि लगभग क्रेडिटर हो, क्रेडिटर की तरह का होता है, क्योंकि फिक्स्ड जैसे डिबेंचर है, या यूं कह लीजिए प्रेफरेंस शेयर ना क्लोज टू डिबेंचर है, एग्जैक्ट डिबेंचर नहीं कह रहा, डिबेंचर एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डिबेंचर अलग चीज है, प्रेफरेंस शेयर अलग चीज है, लेकिन थोड़ा सा तरीकाकार ना मिलता जुलता है प्रेफरेंस शेयर का और डिबेंचर का। जैसे ऑर्डिनरी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स। ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या है? रिडीमेबल होते हैं, ठीक है। जब डिविडेंड पे होगा प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले होगा, वो फिक्स्ड अमाउंट से होगा, बाकी जितना भी प्रॉफिट रिमेनिंग है वो किसका है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का, उनको पे होगा अगर डिविडेंड पे करना था, ठीक है जी। ये फिक्स डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर वालों का। प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कौन सी है इनके पास? कि जब डिविडेंड पे करने लगेंगे पहले प्रेफरेंस शेयर को पे होगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर को पे होगा, अगर कोई रह गया, अगर नहीं तो फिर ऑर्डिनरी शेयर को पे नहीं होगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ गए हैं, वो कौन सी है? वोटिंग राइट्स, क्योंकि ओनर है, रियल ओनर है, वोटिंग राइट्स इनके पास है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। भाई कोई बात, कुछ बात समझ आई? ओके। अच्छा, इसका मतलब ये है, आपको एक और, मैंने अभी आपको फाइनेंस का सबसे एक बड़े 3-4 असूलों में से एक असूल बताया, वो कौन सा था? हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क। एक और असूल सुन लीजिए, ये भी फाइनेंस का समझ लीजिए, 5 बड़े बड़े असूलों में से एक असूल है। एक असूल किस, अब देखिए, मैंने पहले कह दिया हुआ है कि हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो फाइनेंस के दायरा कार के अंदर रहते हुए करेंगे, उससे आपने एथिक्स या रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से फिलहाल नहीं देखना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये भाईजान है ना भाई, आपको पता है दुनिया में हर चीज की एक कीमत है, दुनिया में हर चीज की एक कीमत है। फाइनेंस कहती है आपने उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस चीज का जितना भी फ्यूचर का बेनिफिट आपको मिलना है ना, उस चीज का जितना भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो उस चीज की वैल्यू है, ठीक है जी। वो चीज की वैल्यू क्या मतलब? किसी चीज की क्या वैल्यू, क्या कीमत है, वो कितनी होगी? जितना भी फ्यूचर में उससे कैश फ्लो जनरेट होगा वो उसकी वैल्यू होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, एक मुर्गी है, ठीक है, एक मुर्गी होती है गोश्त देने वाली, गोश्त वाली मुर्गी होती है, एक अंडे वाली मुर्गी होती है। जो अंडे वाली मुर्गी होती है उसकी वैल्यू कितनी है? क्या उसकी वैल्यू इस हिसाब से कैलकुलेट होती है कि इसमें गोश्त कितना है? नहीं, उसकी वैल्यू किस लिहाज से, गैस करें, किस लिहाज से कैलकुलेट होगी? कि वो कितने अपनी जिंदगी में कितने अंडे देगी, उसके असार जितने भी अंडे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ले, वो उस मुर्गी की वैल्यू है। इसी कंसेप्ट को सामने रखे मुझे बताएं, कोई बिजनेस आपने अगर खरीदना है, उस बिजनेस की वैल्यू क्या है? उस बिजनेस का जितना भी अगले सालों में प्रॉफिट होना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ले, वो उस बिजनेस की वैल्यू है। उसी तरह मुझे बताएं, आप फाइनेंस का एक रूल बता रहा हूं आपको, जो आपने नेक्स्ट चैप्टर में यूज करना है। किसी भी कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है? अब आहिस्ता आहिस्ता मैं थ्योरी को
लिंक कर रहा हूँ। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे फाइनेंस है तो पहले दिन से कैलकुलेशन शुरू हो जाए, आज कैलकुलेशन करवाता आप बड़े खुश होते हैं, आप बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ये देखिए फिगर टैली बहुत मजा है। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट बिल्ड करने हैं ताकि उस वक्त आसानी ना हो। 2 सवाल आसान करवा दिए, उसके बाद तीसरे पे फंस गए, आप कहेंगे मुझे पता ना, उस वक्त शुरू में आप कहेंगे 2 दिन सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, बाद में कहेंगे नहीं ये तो मसला आना शुरू हो गया। तो पहले कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ लेके जाना है। अब वो कंसेप्ट आपको बताने लगा जो नेक्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होना है। क्या? किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक कंपनी में मुझे बताई और प्रैक्टिकली मैं भी ऐसे एक छोटा सा मैंने मॉडल बनाया हुआ था, उसकी बेस के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की सारी प्राइसेस पिछली हिस्ट्री डाल के ना फिर मैं वैल्यू कैलकुलेट करके देखता था कौन सी कंपनी के शेयर अंडर वैल्यू है, किसके ओवर वैल्यू है। जिसके अंडर वैल्यू होते थे उसको बाय कर लेता था। मुझे बताइए आपने किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। अभी 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। हाँ, उस कंपनी के अगले सालों में जितना भी डिविडेंड हमें मिलना है, जैसे फर्स्ट कीजिए हमें डेडलाइन एग्री कर लेते हैं 10 साल, हमें अगले 10 सालों में जितना भी डिविडेंड मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। वो क्या है? उस शेयर की वैल्यू। ये शेयर इतने का है, ठीक है? तो ये जहन में रखिएगा कि हमने जब भी ये प्राइस वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ये कैसे कैलकुलेट करनी है? किसी भी शेयर की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, लिख ले, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए, प्रेफरेंस शेयर, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का पूछ अभी रहा हूं, अगर अभी तक की डिस्कशन समझिए फिर बता सकेंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। मुझे बताइए आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना भी शामिल है, आपके सिलेबस में प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना भी शामिल है। मुझे बताइए किस शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है और क्यों? शाबाश, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है। क्यों आसान है? फिक्स्ड है। उसके लिए एक बड़ा आसान और रेगुलर तरीका होता है, ठीक है, आसान और, लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके लिए 2 कॉम्प्लेक्स मेथड है जो हमने सीखने हैं। क्यों मुश्किल है भला? उसकी एनुअल वैल्यू सेम होती नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है। चलिए, टाइप्स ऑफ शेयर क्लियर हो गए, दोनों में फर्क समझ आ गया। तो मुझे बताइए आपके ख्याल में सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में? सबसे बड़ा फर्क डिविडेंड। शाबाश, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है। इसको लिख ले, ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना आपको, इसको साथ साथ लिखते जाए। ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, ये मेन असूल जो बता रहा हूं, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है। अच्छा भाईजान, आपको फाइनेंस की आज की क्लास का एक्सपर्ट मान लूंगा अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? जो भी जवाब देगा वो आज की क्लास का एक्सपर्ट है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल? नहीं। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना ही देना है, और प्रेफरेंस शेयर पे अगर ना भी हो तो भी नहीं। डिबेंचर में भी इंटरेस्ट देना ही देना है, प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड देना ही देना है। लॉस में हम नहीं, प्रेफरेंस शेयर लॉस भी, हाँ डिविडेंड तो देना, उसका फिक्स डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ये बड़ा ना फिक्स होता है, ये फर्क नहीं है। और बताइए, ओनरशिप, दोनों में ओनरशिप नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में कौन सी ओनरशिप है? कोई ओनरशिप नहीं है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ओनरशिप नहीं है, ये तो हमने फर्क पड़ा है। डिबेंचर में भी कोई ओनरशिप नहीं है। क्या चीज? नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, बैंकरप्सी में बस जी। डाइल्यूशन नहीं, दोनों में डाइल्यूशन नहीं है। ओनरशिप डाइल्यूट दोनों में नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं फिर भी कंट्रोल आपके पास है, डिबेंचर इशू करते हैं फिर भी कंट्रोल आपके पास। सुनने, प्रेफरेंस शेयर पे आप डिविडेंड पे करते हैं और डिबेंचर पे क्या करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है और डिविडेंड कभी भी टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। ये फर्क है प्रेफरेंस शेयर में और इंटरेस्ट में। जब आप नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो जब आप प्रेफरेंस शेयर का केस आएगा ना, तो मैं आपसे कहूंगा एनुअल डिविडेंड को ना, वो टोटल जो है ना, टोटल उसी को बेस पे कैलकुलेशन करो। लेकिन जब डिबेंचर आएगा ना, तो मैं आपसे कहूंगा इसमें टैक्स रेट को माइनस करो।
आप कहेंगे सर प्रेफरेंस शेयर में तो टैक्स रेट को माइनस नहीं किया था, डिबेंचर में क्यों करवा रहे हैं? तो मैं क्यों करवा रहा हूँ? टैक्स पे हमें हाँ, क्योंकि डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं जो टैक्स डिडक्टेबल है, और प्रेफरेंस शेयर पे क्या पे करते हैं? डिविडेंड, जो कि टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की, वो काउंटिंग को भी आपने मिक्स नहीं करना, फाइनेंस की बात कर। नहीं, मैंने वही कहा, आप जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है ना, उसको थोड़ी देर के अलग रखें। फाइनेंस में ये अज्यूम करते हैं हम कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, वो एक्सपेंस के तौर पे ला, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। असल में जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। नॉर्मली फाइनेंस में हम जिन प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं वो फिक्स डिविडेंड वाले हैं जो कि टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रेट। अब मुझे बताते जाइएगा, क्लियर होगी सारी डिस्कशन, अब सम अप कर रहा हूं। डिविडेंड रेट ऑर्डिनरी में वेरिएबल है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड है, एग्रीड? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले पेमेंट होगी प्रेफरेंस शेयर को और उसके बाद पेमेंट होगी ऑर्डिनरी शेयर को। ये उसने पॉइंट्स बताए हुए हैं, जो शुरू वाला है वो ऑर्डिनरी शेयर से रिलेट करता है, बाद वाला नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर से रिलेट करता है। लिक्विडेशन जब होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, पहले किसको पैसे मिलेंगे? हाँ, प्रेफरेंस शेयर वालों को ऑर्डिनरी से पहले मिलेंगे, ऑर्डिनरी शेयर वालों को बाद में मिलेंगे। वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास नॉर्मली नहीं होते। रिडेम्पशन, ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल है और प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होता है, इरिडीमेबल। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, पहले भी आपने पढ़ा होगा लेकिन मैंने बता दिया। रिडीमेबल का मतलब रिटर्नेबल, क्या वो कंपनी को बाद में रिटर्न हो सकते हैं कि नहीं। कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, और क्या हमारा कोई सिक्योर जो हमने चीज इन्वेस्टमेंट की है वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं? ऑर्डिनरी शेयर तो कन्वर्टेबल है ही नहीं, क्यों? वो ऑलरेडी ऑर्डिनरी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर बाज़ औक़ात कन्वर्टेबल होते हैं, बाज़ औक़ात कन्वर्टेबल नहीं होता। कन्वर्जन पॉसिबल, यानी हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम शो करते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, डिमांड को शो करते हैं डी के साथ, सप्लाई को शो करते हैं एस के साथ, इक्विलिब्रियम को शो करते हैं ई के साथ। ऐसा ही है, ये कुछ एब्रीविएशन फाइनेंस में भी यूज होती हैं। फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट के लिए टर्म यूज होती है के फॉर कॉस्ट, ठीक है, और इसके साथ कॉस्ट अब किस चीज की, वो हम आगे थोड़ा शो करवाते हैं। अगर इक्विटी है तो इधर लिखते हैं ई, अगर डेट है तो इधर लिखते हैं डी, कॉस्ट ऑफ डेट। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो इसके साथ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पीएस, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। ये उसकी कॉस्ट शो करने के लिए सिंबल यूज होते हैं। एक दफा मुझे बताइए, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्लियर हो गया आपको? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, दो बड़े सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी और डेट। इक्विटी को हमने स्टार्ट किया, इक्विटी के फीचर्स पढ़े, इक्विटी की दो टाइप्स पढ़ी, शेयर्स की दो टाइप्स पढ़ी, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और फिर इनमें जो डिफरेंस है उसको डिटेल में स्टडी कर लिया। डन जी, चेक पॉइंट। यहां तक कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कंसेप्ट समझ आ रहे हैं ना आपको? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यह है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कि जब आपने शेयर्स को फ्लोट करने का मतलब होता है इशू करना। फ्लोट करने का मतलब क्या है? इशू करना। शेयर्स को इशू करना है तो उसके कितने मेथड हैं? टोटल हमारे सिलेबस में 5 मेथड उसने बताए। एक है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन, फिर राइट इशू और फिर बोनस इशू। राइट इशू और बोनस इशू के बारे में आपके साथ डिस्कशन अभी हो चुकी है काफी हद तक, दफा पढ़ लेंगे, अगर कोई कंसेप्ट रह गया हुआ वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन राइट इशू और बोनस इशू में फर्क समझ आ गया ना? राइट इशू का मतलब क्या है? ऑलरेडी शेयर इशू किया हुआ है, सब्सिक्वेंट इशू करने जा रहे हैं, इसके बदले में पैसे मिलेंगे। बोनस इशू क्या है? ये भी सब्सिक्वेंट इशू ही है, लेकिन ये क्या है? इसमें पैसे नहीं ले जाते, ये फ्री में शेयर दिए जाते हैं। तो पहला जो हमारा मेथड ऑफ फ्लोटेशन है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसे आईपीओ भी कहते हैं। आईपीओ का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात सुन लीजिए। अगर कभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो ना, इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपने इंतजार करना है, बेहतर है। अगर आप कभी कभार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
इंतजार करें कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी नई कंपनी लिस्ट होने जा रही है। नॉर्मली जो कंपनी बिजनेस करती है ना, पहले स्मॉल लेवल पे करते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, थोड़ा बढ़ जाए कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी के तौर पे रजिस्टर करते हैं। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा कि कंपनीज की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में दो टाइप्स, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है ये लेस रेगुलेटेड होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइवेट फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स एंड फैमिली वो मिलके बिजनेस कर रहे होते हैं। देखो पब्लिक कंपनी ऐसी होती है जिसमें जनरल पब्लिक भी पैसा इन्वेस्ट करती है, और लिस्टेड कंपनी तो ऐसी कंपनी होती है जिसके डेली बेसिस जनरल पब्लिक भी पैसा इन्वेस्ट करती है और डेली बेसिस पे मिलियंस की ट्रांजैक्शन हो रही होती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो चूंकि लिस्टेड कंपनी में हजारों लाखों इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक इन्वेस्ट कर रही होती है, इसलिए इसको हाईली रेगुलेट करने की जरूरत होती है कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो रहा हो। तो कंपनीज पहले प्राइवेट कंपनी के तौर पे बिजनेस करती हैं, और फिर जब बिजनेस बढ़ जाता है तो फिर अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट करवा के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवा लेते हैं। पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन होगी, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई किया जाएगा और शेयर को लिस्ट करवाया जाएगा। जब शेयर आपके रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जब चाहे जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर सकती है। जो आईपीओ है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब है कंपनी फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही है। तो हमेशा आपने आईपीओ का इंतजार करना है, ये कभी कभार होते हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान चूंकि इतने बड़े कंट्री नहीं है तो यहाँ पे समझ, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इसमें हिसाब ही की है, तो इसमें कोई महीनों बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि आईपीओ हो। जब आईपीओ ना किसी कंपनी का, तो आपने कोशिश करनी है अप्लाई करें और उस कंपनी का शेयर खरीदें। उसमें नॉर्मली बड़ा जंप मिलता है। बड़ा जंप किस वजह से मिलता है? जब कंपनी फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही होती है ना, तो कंपनी को नहीं पता होता कि हमारे शेयर की मार्केट प्राइस क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहे हैं। तो वो नॉर्मली किसी ब्रोकर के साथ मिलके ना, ब्रोकर मार्केट में डीलिंग कर रहा था, उसको कहते हैं यार हमारे देखो मार्केट में हमारी कंपनी जो है उसकी पोजीशन क्या है, अहमियत कितना, आपके ख्याल में अंदाजा लगाने की कोशिश करो कितनी प्राइस होगी हमारे शेयर की, कि हम शेयर इशू करें तो वो प्राइस हमें मिल जाए। ब्रोकर कहता है सर जी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा तजर्बा ये कहता है कि आपके जैसे ही आपके लेवल पे काम करने वाली ऑलरेडी कुछ लिस्टेड कंपनीज भी हैं, उनके साथ अगर आपको कंपेयर किया जाए, कोई कमी बेशी की जाए, तो आपका शेयर लगभग 50 रुपए का बनता है मार्केट वैल्यू। लेकिन ब्रोकर कहता है फिर सर आपके लिए लेकिन मेरी सजेशन है आप अपनी ऑफर प्राइस, आईपीओ में ऑफर प्राइस 50 ना रखें, 40 रखें। इसलिए कि अगर आपने 50 रखी, फर्ज कीजिए थोड़ा सा भी गलती, हमारा अंदाजे में गलती होगी ना, तो लोगों ने अगर आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, जितने गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि कम से कम इतने होने चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है, आपको बताओ, तो आप कभी लिस्टेड कंपनी बन ही नहीं सकेगी। इस वक्त आपका असल मकसद लिस्टेड कंपनी बनना है, शेयर इशू करके ज्यादा पैसे इकट्ठे करना नहीं है। तो जितना अंदाजा है ना उससे थोड़ा सा वैल्यू कम रखें, ताकि आपको यह तसल्ली हो जाए कि जनरल पब्लिक आपके जितने भी शेयर इशू करेंगे वो खरीद लेगी। तो फिर आईपीओ में इंटेंशनली बाज़ औक़ात प्राइस कम रखी जाती है। उसमें अगर आप शेयर खरीद लेते हैं तो जैसे ही पब्लिक लिस्टेड होती है, वो 40 रुपए में शेयर ऑटोमेटिकली अगले ही दिन, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर प्राइस 52 पे पहुंच जाए, 53 पे पहुंच जाए, तो आपको चंद दिनों में बड़ा जंप मिल जाता है। ये आईपीओ का फायदा होता है। आईपीओ समझ गया क्या है? आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जा रहे हैं। वो तो कंपनी पहले जो लिस्टेड होने जा रही होती है वो पहले प्राइवेट कंपनी के तौर पर ऑलरेडी काम कर चुकी है। इसका मतलब क्या आईपीओ का? कि फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसका मतलब प्राइवेट ऑफरिंग पहले हो चुकी होगी, चलती रहेगी, प्राइवेट शेयर इशू हो चुके होंगे। तो ये क्या है? फर्स्ट टाइम शेयर पब्लिक को इशू किए जाते हैं। इसमें एक फिक्स प्राइस रख ली जाती है कि शेयर किस प्राइस पे इशू करते हैं, और ये फिक्स प्राइस नॉर्मली ब्रोकर के साथ बैठ के डिसाइड की जाती है। इसमें नॉर्मली एक अंडर राइटर भी होता है। अंडर राइटर का मतलब कंपनी को चूंकि डर होता है कि हमने मिलियन शेयर इशू करने हैं, तो 1 मिलियन शेयर की पता नहीं अगर एप्लीकेशन ना आई तो क्या होगा। तो फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉर्मली ये बैंक होता है, ये अंडर राइटर कहलाता है। ये कंपनी को कहता है सर मेरे से श्योरिटी ले, मैं इंश्योरेंस में भी, लोगों को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं हमारी कंपनी,
कि अगर आपका जहाज आ रहा हुआ डूब गया, जल गया, तो हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है, डूब गया तो तबाह हो गया, कोई नुकसान हो गया, आपकी इन्वेंटरी चली, इंश्योरेंस वाले ऐसे ही करते हैं ना। तो वो बैंक या वो जो अंडर राइटर होता है वो ये कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 1 मिलियन शेयर जनरल पब्लिक जरूर बाय करेगी, अगर जनरल पब्लिक ने बाय ना किए तो जितना फर्क हुआ वो शेयर मैं बाय करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग। अंडर राइटर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कंपनी के साथ कि अगर आपके सारे शेयर इशू ना हुए तो बाकी का डिफरेंस मैं बाय कर लूंगा, और इसके बदले में क्या करता है? कमीशन लेता है, उसे क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। तो फिर आईपीओ में अंडर राइटर को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अंडर राइटर समझ रहे हैं? वो एक गारंटर होता है एक तरह से जो ये गारंटी देता है कि हमारे शेयर्स बाय हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, चूंकि ये पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या ये लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होगा कि नहीं होगा मेथड? बिल्कुल होगा, ये क्या। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उससे पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वो ऑफर कर सकेगी, वरना नहीं। डन जी। आईपीओ का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट, ये तो है पब्लिक ऑफरिंग। जब आप फर्स्ट टाइम शेयर इशू करेंगे जनरल पब्लिक को, उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ। जब सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करेंगे उसे क्या बोलते हैं? राइट इशू या बोनस इशू। सब्सिक्वेंटली, अगर सब्सिक्वेंटली शेयर इशू किए और बदले में पैसे लिए, इसको क्या बोलेंगे? राइट इशू। और अगर सब्सिक्वेंटली शेयर इशू किए लेकिन बदले में प्राइस नहीं ली, फ्री में शेयर इशू किए, इसे क्या बोलेंगे? बोनस इशू। आईपीओ में और राइट इशू में फर्क समझ आ गया? अच्छा, अब सुनिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट ऑफरिंग में क्या फर्क है? प्राइवेट ऑफरिंग को प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि लॉ वहां पे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है जहां पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है। मैंने फर्ज कीजिए एक ऑप्शन ये है कि मैंने आप लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं और मैं क्लास में आके आप सबसे कहता हूं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसने पैसे इन्वेस्ट करने हैं पैसे डाल दे भैया। अब इसमें डिफॉल्ट का रिस्क भी है, आप लोगों के साथ धोखा होने का रिस्क भी है। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है? मैं इस भाईजान के साथ बैठ के ना 1-to-1 डीलिंग करता हूं। भाई, एक बिजनेस, आप बड़े इन्वेस्टर हैं, बिजनेस ऑप्शन मेरे पास है, प्रपोजल मेरे पास है, ये बिजनेस है, आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। लॉ किस में ज्यादा वरिड होगा? जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जा रहे हैं या प्राइवेटली शेयर इशू किए जा रहे हैं? जनरल पब्लिक, ठीक है। तो अगर मैं या कोई भी कंपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को 1-to-1 मीटिंग करके कन्विंस करने की कोशिश करे, सर आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, ये जो बड़े बड़े अमीर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, इनके पास जाके कंपनीज या जो बिजनेस होते हैं, इनसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात वो टीवी पे भी इस तरह के शो लगते हैं जिसमें कुछ इन्वेस्टर बैठे होते हैं 3-4, कोई क्या शार्क टैंक, हाँ शार्क टैंक, को इस तरह के वो आके प्रपोजल अपना प्रेजेंट करते हैं, जिस इन्वेस्टर को समझ आए वो कहता है मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। वो क्या है बेसिकली? क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट है या के पब्लिक ऑफरिंग है? प्राइवेट प्लेसमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? शेयर्स ऑफर किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को या कंपनीज को, बैंक्स को, ठीक है, ब्रोकर के जरिए से। ये ओपन टू पब्लिक नहीं होते, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं की जाती, क्योंकि जनरल पब्लिक को ऑफर करनी है तो उसे लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पूरी करनी पड़ती है। इसकी कॉस्ट लो होती है और इसका रिस्क भी कम है। कॉस्ट लो क्यों होती है प्राइवेट प्लेसमेंट की? क्योंकि इसमें आपको पब्लिक ऑफरिंग नहीं करनी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी, रेगुलेटेड नहीं है इतना। ये स्मॉल इशू के लिए सूटेबल है, यानी जब आपने पैसे जैसे 10, 15, 20 मिलियन आपको चाहिए, आप प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ जाए। अगर आपको 100-200 मिलियन चाहिए, फिर आपने पब्लिक ऑफरिंग की तरफ जाना, क्योंकि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है नॉर्मली छोटी इन्वेस्टमेंट तो करने को तैयार हो जाता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, ठीक है। नैरो शेयर होल्डर बेस कम ही होती है। आईपीओ में जब आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो शेयर होल्डर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पब्लिक ऑफरिंग में, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में 1-2 शेयर होल्डर्स ही होंगे जो सारी इन्वेस्टमेंट बाय कर लेंगे। उसमें लिमिट्स भी हो सकती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। वो लिमिट होती है कि आप कितनी कंपनी बोरिंग कर सकती है, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा होता है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफरिंग में फर्क समझ आ गया आपको? प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? 1-to-1 मीटिंग। पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है? जनरल पब्लिक को शेयर, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन। स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन में होता क्या है, एक कंपनी है, अब जरा एग्जांपल सुने, प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम कर रही है। प्राइवेट कंपनी मुझे बताए पब्लिक ऑफरिंग करती है कि प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है जी, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। अब साइज बढ़ गया, अब वो ये चाहते हैं कि अपने जो शेयर्स हैं, जो उनके ऑलरेडी शेयर इशू हुए हैं, इनको स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवा ले। ठीक है, अगर तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाने के साथ साथ ये भी कहती है कि हमने नए शेयर भी इशू करने हैं, वो आईपीओ कहलाएगा। लेकिन अगर कंपनी ये कहती है हमारे ऑलरेडी जो शेयर इशू हुए हैं, हम सिर्फ उनको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा ले, तो वो क्या कहलाएगा? वो इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब है आपने प्राइवेटली जो शेयर इशू किए थे, अब उन शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा रहे हैं। तो भाई फायदा क्या होता है? फायदा इसमें ये होता है कि एक दफा जब लिस्टिंग हो जाए ना, तो आपको करंटली तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंटली तो आपने कोई शेयर इशू ही नहीं किए। बेनिफिट होगा फ्यूचर में, जब आपके शेयर रजिस्टर हो गए एक दफा, आपको एक तरह से लाइसेंस मिल गया। अब जब चाहे आपको जरूरत होगी, आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। यह है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में और आईपीओ में क्या फर्क है? इंट्रोडक्शन में आप एग्जिस्टिंग शेयर को ही रजिस्टर करवाते हैं, आईपीओ में क्या करते हैं? न्यू शेयर्स इशू करते हैं। यह फर्क है आईपीओ में और इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए एग्जिस्टिंग शेयर्स का स्टेटस अपग्रेड होगा, और आईपीओ में न्यू शेयर भी इशू होते हैं। ठीक, स्टॉक इंट्रोडक्शन, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं होते। नॉर्मली जो ऐसी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, ठीक है, यानी जिनके शेयर होल्डर्स की तादाद कुछ ज्यादा तो है, यानी एक उन्होंने बताया हुआ 25% के करीब जो टोटल शेयर कैपिटल का 25% ना बहुत से लोगों के पास हो, तो वो कंपनी अप्लाई कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड के लिए। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल है, प्रैक्टिस में लाजमी नहीं है। आप इसको अगर आप डिलीट भी कर दें तो प्रॉब्लम कोई नहीं। ठीक है, पर्पस क्या होता है कि आपके शेयर्स की मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए, आसानी के साथ उसको सेल परचेज कर सकें। फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ी तो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए आपको कोई भागदौड़ ना करनी पड़े। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने लाइसेंस तो ले लिया एक काम करने का, लेकिन वो काम नहीं किया अभी। क्यों नहीं किया? कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब वो कर लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का मतलब यही होता है आप शेयर जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। आईपीओ में तो लिस्टिंग भी करवाई, शेयर भी इशू करवाए, लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ लिस्टिंग करवाई, शेयर इशू, न्यू शेयर इशू नहीं किया, ऑलरेडी शेयर को रजिस्टर करवा लिया। कंपैरिजन करें तो अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन है प्लेसमेंट का और इंट्रोडक्शन का। ये कंपैरिजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आईपीओ के साथ भी। प्लेसमेंट चीपर है, प्राइवेट प्लेसमेंट आईपीओ की निस्बत या स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन की निस्बत, इन दोनों में कॉमन क्या है भला बताइए? आईपीओ में और स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन में कॉमन क्या है? दोनों में आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं हो रहे। तो जो डिफरेंस याद रखिएगा आईपीओ का और प्राइवेट प्लेसमेंट का है, वही डिफरेंस प्राइवेट प्लेसमेंट का और इंट्रोडक्शन का भी है। किस मेथड में आप जल्दी शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट हासिल कर लेते हैं? किस में? प्राइवेट प्लेसमेंट में। ठीक है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और किस में कंपैरेटिवली लार्जर इन्वेस्टमेंट होती है, आप हाई अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं आईपीओ के जरिए से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी आपके शेयर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिस्टेड स्टेटस में, लेकिन करंटली आप न्यू शेयर इशू नहीं करते। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा राइट इशू और बोनस इशू। राइट इशू क्या है? न्यू शेयर इशू हुए और नॉर्मली ये मार्केट प्राइस से कम पे होते हैं, लाजमी नहीं है। राइट इशू बस मार्केट प्राइस पे भी आप इशू कर सकते हैं, मार्केट प्राइस से कम पे भी इशू कर सकते हैं। आपने वो पढ़ा होगा एक इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, मतलब आप मार्केट की कंडीशन देख के उस हालात के मुताबिक फैसला करते हैं कि आपको प्रीमियम पे इशू करना है कि डिस्काउंट पे इशू करना है। नेक्स्ट जो राइट होगा, राइट इशू पे वो प्रोपोर्शनल होगा।
1:1। इसको समझिए, ये आज के लेक्चर का आखिरी अहम कंसेप्ट है। राइट इशू में कुछ रेशियो डिसाइड होती है, प्रोपोर्शन डिसाइड होता है। इसका मतलब क्या है? जब राइट इशू होगा ना तो ऐसे इशू होते हैं। बोनस इशू में परसेंटेज बताई जाती है, राइट इशू में रेशियो बताई जाती है। मतलब अगर आप बोनस इशू करने जा रहे हैं ना तो आपने 1 लाख शेयर इशू किए हुए ऑलरेडी, आप कहेंगे कंपनी ने अनाउंस किया है 20% बोनस शेयर। इसका मतलब क्या है कि 20,000 शेयर इशू किए जाएंगे। 20 है। अच्छा, राइट इशू जब होती है तो रेशियो बोली जाती है 1:1। इसका मतलब क्या है? अगर एक कंपनी ने राइट इशू करने हैं और रेशियो डिसाइड हुई 1:1, इसका मतलब क्या है? जिसके पास एक शेयर है उससे मजीद एक शेयर खरीद सकता है वो 1:1। अच्छा, अगर है 1:2, इसका मतलब क्या है? जिसके पास 2 शेयर्स हैं वो एक खरीद। ये मीनिंग, इसकी इंटरप्रिटेशन ज़हन में रखिएगा कि 1:2 का मतलब क्या है? जिसके पास 2 शेयर्स हैं वो एक राइट इशू बाय कर सकता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में टर्म यूज होगी। 5:1, 5 वो यूज थी 5:3। 5:3 का मतलब क्या है? जिसके पास 3 शेयर से 5। और 3:5 का मतलब क्या है? जिसके पास 5 है उसको 3 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। इसमें कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल शेयर क्यों? कंट्रोल शेयर क्योंकि आप किसी नए पर्सन को शेयर इशू नहीं कर रहे, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन वाली बात है, इसको रहने दीजिए। बोनस इशू में क्या होता है? फ्री में एडिशनल शेयर दिए जाते हैं। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कोई न्यू कैपिटल रेज नहीं होता। यानी अजीब बात सुने, शेयर्स तो इशू हुए हैं लेकिन कैश कोई नहीं मिला। कैश क्यों नहीं मिला? क्योंकि फ्री में शेयर इशू किए। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होती है? नॉर्मली तो जब राइट इशू में एंट्री पता है क्या होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन बोनस इशू में एंट्री क्या होती है वाला? कि रिजर्व डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बोनस इशू में जब शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो बदले में कैश नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है? रिजर्व्स को कैपिटलाइज करवाया जाता है। क्योंकि बोनस इशू में तो अमाउंट आप रिसीव ही नहीं कर रहे कोई। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है। शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा और बदले में रिजर्व डिक्रीज होंगे। एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि राइट इशू में क्या होता है? शेयर कैपिटल भी इंक्रीज होता है, कैश भी इंक्रीज होता है। बोनस इशू में क्या होगा? शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया। ठीक है, फिर इसके अलावा ये नहीं, ये रहने दें। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं। क्लियर जी? ये हमारी 5 टाइप्स थी शेयर्स को इशू करने की। कौन कौन सी? नंबर 1 आईपीओ, नंबर 2 प्राइवेट प्लेसमेंट, नंबर 3 इंट्रोडक्शन, और फिर राइट इशू और बोनस इशू। क्या इनमें फर्क समझ आ गया? राइट इशू, बोनस इशू का एक सेट बनाना है, इनको आपने डिफरेंशिएशन करके सीखना है, और फिर उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट ऑफरिंग, ये खास तौर पे इसका एक सेट बनाना है और आपने इसको आपस में कंपैरिजन करके सीखना है। इंट्रोडक्शन एक छोटा सा कंसेप्ट है कि एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, उन्हें आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा दिया। असल में जो आगे आपका कंसेप्ट यूज होगा वो प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू आईपीओ, इसमें फर्क, और फिर राइट इशू और बोनस इशू, ये ज्यादा है। हमें क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर, आपने कहा स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन में अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को लिस्टेड करवा दें, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम राइट इशू करेंगे, आईपीओ नहीं, बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर को हम करवा लेते हैं, वो बाद में अगर न्यू क्लास ऑफ शेयर इशू करनी हो ना तो वो कर सकते हैं। क्वेश्चन का ये है कि आईपीओ में आपने ये इंट्रोडक्शन में एग्जिस्टिंग शेयर को आपने रजिस्टर करवा लिया, वो तो ठीक है। अब उसके बाद अगर फर्ज कीजिए फ्यूचर में आपको मजीद शेयर इशू करने की जरूरत पड़ती है तो आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे या एग्जिस्टिंग वालों को ही? तो कंसेप्ट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना। लेकिन फर्ज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं सर हमने नहीं खरीदा, हमारे पास पैसे नहीं है,
या आपने कोई न्यू क्लास ऑफ शेयर का कंसेप्ट भी शायद आपने पढ़ा हो, जब वो इशू करने होते हैं तो फिर आप जनरल पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अंदर लिखा है लोअर रिस्क देन आईपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका भी थोड़ा प्राइवेट प्लेसमेंट में लो रिस्क इस वजह से है क्योंकि इसमें आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करके तो डील फाइनल करते हैं। पब्लिक में ये रिस्क होता है कि सारे प्रोसीजर आपने परफॉर्म कर लिए, सारा कुछ काम कर लिया, लेकिन बाद में जनरल पब्लिक ने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये भी तो हो सकता है, ये काम सारा हो गया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। और की क्वेश्चन? अच्छा, आज के कंसेप्ट समझ आए? कोई मुश्किल तो नहीं था? थोड़ा सा आपको लगा होगा कि थ्योरेटिकल टाइप का डिस्कशन है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स भी थे। ठीक है, बहरहाल ये जरूरी है, ये अगले 2-3 दिन ये लेक्चर चलेगा, लेकिन इस लेक्चर की बेस पे नेक्स्ट लेक्चर के कंसेप्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। इसको आपने रिवाइज जरूर करना है। कल की क्लास में पहले हम छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।